नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी की संसाधन एवं विकास पुस्तक का पहला अध्याय संसाधन। मोनू और राजू दो भाई बहन अपने दादी की घर की सफाई में सहयोग कर रहे थे। सहयोग करते समय वो घर की विभिन्न वस्तुओं को, जिसमें झाड़ू, पाठ्य पुस्तकें, बर्तन, शहद की बोतल, अन्य सब सामग्री एक तरफ रख रहे थे। राजू मोनू से पूछता है, मोनू ये सारी सामग्री एक तरफ क्यों रख रहे हैं? मोनू कहती है, ये सारी चीजें उपयोगी है। दादी कहती है, ये सारी चीजें उपयोगी है क्योंकि ये संसाधन हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो उपयोगी है वह संसाधन है। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास वो सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या जो हमारे उपयोग में आती है, वह सब वस्तुएं संसाधन हैं। एकदम सटीक परिभाषा के लिए है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं या जिन जिन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वे सारी की सारी वस्तुएं संसाधन हैं। हम कक्ष में पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं, कुर्सी का उपयोग करते हैं, फर्नीचर का उपयोग करते हैं, पंखे का उपयोग करते हैं, चौक का उपयोग करते हैं, डस्टर का उपयोग करते हैं, श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं। तो इन सबको भी हम हमारी कक्ष में पढ़ने के लिए जो हमारी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें भी हमारे लिए संसाधन हैं, क्योंकि वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु संसाधन तब ही होगी जब वह उपयोगी है। यदि वह अनुपयोगी है, उसका किसी कार्य में उपयोग नहीं हो रहा है, तो वह वस्तु संसाधन नहीं होगी। यानी वस्तु वही संसाधन है जिसकी उपयोगिता है। अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है वो तीन प्रकार के हैं। एक है वह संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य है, एक वह संसाधन जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है लेकिन फिर भी हमारी उपयोगिताओं को पूरा कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, और तीसरे अभी तो वो आर्थिक मूल्य से संचालित नहीं है लेकिन समय के साथ वह भी आर्थिक रूप से मूल्यवान होने वाले हैं। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। वह संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य है, जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब संसाधन है लेकिन इनका एक आर्थिक मूल्य है। यहां आर्थिक मूल्य से सीधा सीधा अर्थ उसका महत्व से भी है, क्योंकि किसी भी वस्तु के महत्व के आधार पर ही उसका मूल्य भी निर्धारित होता है। किसी चीज का अधिक मूल्य होता है, किसी चीज का कम मूल्य होता है, लेकिन मूल्य सबका होता है। तो उसकी कितनी उपयोगिता है, वो कितना काम का है, उसके आधार पर उसका मूल्य तय होता है। दूसरा है बिना आर्थिक मूल्य के संसाधन। अब यह शब्द थोड़ा सा अलग प्रकार का है कि ऐसा कौन सा संसाधन होगा, ऐसी कौन सी वस्तु होगी जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका वर्तमान में कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य, वह संसाधन तो है लेकिन हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं लगता, तो वो बिना आर्थिक मूल्य का संसाधन है। वर्तमान में हम प्रकृति से हवा प्राप्त कर रहे हैं, हवा एक संसाधन है लेकिन उसका हम कोई मूल्य नहीं चुका रहे हैं। सूर्य से हमको रोशनी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हम उस ऊर्जा का भी कोई मूल्य नहीं चुका रहे हैं, यानी वो बिना आर्थिक मूल्य के संसाधन है। तीसरा है समय के साथ मूल्यवान संसाधन। वह संसाधन जिनका वर्तमान में कोई आर्थिक मूल्य नहीं है लेकिन भविष्य में उनका आर्थिक मूल्य हो सकता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने घरों में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने से जो बड़े हैं, कई बार हम जब किसी छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमको सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, तो घर वाले कहते हैं कि शहद के साथ अदरक का रस मिला करके पी लीजिए या खा लीजिए, उससे खांसी ठीक हो जाएगी। अजवाइन को गर्म करके पीस करके एक कपड़े में डाल करके सूंघिए, उससे सर्दी ठीक हो जाएगी। अब वो दोनों संसाधन है, शहद अदरक भी संसाधन है और अजवाइन भी संसाधन है, लेकिन चूंकि वो घर के अंदर बताया गया है, उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि इनका पेटेंट करा लिया जाए तो ये पेटेंट बनते ही उनका दवाई के रूप में उपयोग होगा।
और जब हम किसी एक कंपनी उसका दवाई के रूप में उपयोग करेगी तो हम उसका उपयोग करने के लिए भी मूल्य का भुगतान करेंगे। यानी वर्तमान में उसका मूल्य नहीं है, लेकिन पेटेंट होने के बाद वह भी मूल्यवान हो जाएगा, इसलिए वह समय के साथ जो मूल्यवान होगा वह संसाधन है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं। अब समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक कैसे हैं किसी भी वस्तु को संसाधन में बदलने में, तो कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मानव ने अपने प्रारंभिक काल में जब किसी गोल वस्तु को अपने स्थान से हटाने के लिए धक्का दिया होगा तो वो लुढ़कती हुई आगे गई होगी, उससे उनको पहिए का आविष्कार करने में सहायता मिली होगी। पहिया जो है गोल कोई वस्तु होगी तो वो ज्यादा सरलता से लुढ़क करके आगे जाएगी। लेकिन समय के साथ वह पहिया ही आज के जितने परिवहन के साधन विकसित हुए हैं उन सारे के सारे परिवहन के साधनों को विकसित करने में सहायक है। बिना उस पहिए के आविष्कार के आज के जीवन के जो परिवहन के हम साधन, जो तेज गति के परिवहन के साधन हम उपयोग में कर रहे हैं, वह साधन नहीं बन पाते। तो समय के साथ क्रमशः विकास होते हुए आज हम परिवहन के साधनों तक उस एक पहिए के कारण आगे बढ़े। तो समय के साथ किसी भी संसाधन को उन्नत करने में सहायता मिलती है। दूसरा है तकनीक। प्रकृति प्रदत्त हमको जितने भी पदार्थ प्राप्त हैं उसमें से कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जिनको हम जिस रूप में प्राप्त करते हैं उसी रूप में हम उनका उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको हम जिस रूप में प्राप्त करते हैं उसी रूप में उपयोग में नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम पदार्थ। जब हम पेट्रोलियम पदार्थों को खुदाई के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम तकनीक, समय के साथ हमने जो नई तकनीक ढूंढी है, जो नई प्रौद्योगिकी ढूंढी है, उसका उपयोग करके हम उनको अलग अलग करके यानी उनका शोधन करके हम उनका अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण है जैसे लोह अयस्क। लोहा तब तक संसाधन नहीं था जब तक वह शोधित करके हम उससे लोह अयस्क बना करके लोहे से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनानी हमने प्रारंभ नहीं कर ली, तब तक वह संसाधन नहीं था। लेकिन जब हमने समय और प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित करने के बाद उनका मानव जीवन में उपयोग लेना प्रारंभ किया तो वो संसाधन बन गए। यानी हम कह सकते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण बिंदु है जो किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है संसाधनों के प्रकार। अब ये जो संसाधन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है स्वयं मानव। अब यहाँ प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव, ये तीन प्रकार के संसाधन हैं। तो इसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है वह संसाधन जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त है और थोड़ा बहुत जिनमें परिवर्तित करके या थोड़ा बहुत जिनमें परिवर्तन करके मानव अपने दैनिक जीवन के उपयोगों में उन संसाधनों का उपयोग करता है, वह संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति से प्रदत्त या अन्य प्रकार से जो भी वस्तु हमको प्राप्त होती है उस वस्तु में हमने पहले एक शब्द पढ़ा है प्रौद्योगिकी, यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसको संसाधन के रूप में विकसित किया है। जैसे गाड़ी, पंखा, बिजली, ये संसाधन है, लेकिन यह संसाधन सीधे कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं, मानव ने उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इनका निर्माण किया है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। और तीसरा है स्वयं मानव। मानव भी स्वयं अपने आप में संसाधन है, क्योंकि वह अपने दिमाग का उपयोग करके, समय समय के साथ अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपने कौशल का उपयोग करके समय के साथ वह कई पदार्थों को संसाधन के रूप में उपयोग करने के योग्य बनाता है। इसलिए मानव भी स्वयं एक संसाधन है। तो तीन प्रकार के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव निर्मित संसाधन। इसके आगे का हिस्सा अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन इस सब करने के बाद कुछ गृह कार्य है। एक तो हमें संसाधन की परिभाषा लिखनी है, दूसरा उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन हैं उनकी एक टेबल बनानी है कि हम कितने प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। आप अपने घर में जो वस्तुएं हैं उनका भी एक संकलन तैयार करें कि हम कौन कौन से वस्तुओं का घर में उपयोग करते हैं और वो किस प्रकार से संसाधन है। और तीसरा है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। इन दोनों की भी एक सूची तैयार करें कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। अगली बार हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।